नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर DS चौहान और इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत में मृदा संसाधन संबंधी तथ्यों पर चर्चा की थी, जिसमें मृदा के प्रमुख प्रकारों को हमने देखा था कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में मृदा संबंधी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, या हम कह सकते हैं कि भारत में मृदा अवनयन के प्रमुख कारण और उसकी स्थिति क्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले बात करेंगे सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं मृदा अवनयन, या मृदा की उत्पादकता में कमी आना। बेसिकली बात यह है कि द डिक्लाइन इन सॉइल कंडीशन कॉज्ड बाय इट्स इम्प्रॉपर यूज और पुअर मैनेजमेंट। हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में किसी तरह से कमी आना, वो कहलाता है सॉइल डिग्रेडेशन। उसका कुछ कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे हम गलत तरीके से मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तब भी उसमें आएगा, या हमारा जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वही गलत है, तब भी मिट्टी में अवनयन होगा। तो हम सामान्यतः ये कहें कि किसी भी कारणवश मिट्टी की जो विशेषताएं, जो गुण है, उनमें कमी आना, वो मृदा अवनयन कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिट्टी में जो भौतिक जो विशेषताएं हैं, उसकी जो रासायनिक विशेषताएं हैं, जो जैविक विशेषताएं, बायोलॉजिकल जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें कमी आना, ये कहलाता है मिट्टी का अवनयन होना। और ये ध्यान रहे कि मृदा एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मृदा की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने कहा था कि सभी जीवों को खाना कहीं ना कहीं मिट्टी से ही मिलता है, तो हम बिना उसके तो जिंदा रह ही नहीं सकते, इसलिए एक फंडामेंटल रिसोर्स है उसका, और सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये न केवल एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, बल्कि हमारे जीवन का सीधा हम मतलब विनाश की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। एक तरह से हम देखें तो इसलिए सॉइल डिग्रेडेशन को अवॉइड करना या अनदेखा करना, ये एक बहुत बड़ी हमारी भूल होगी। लेकिन वर्तमान में भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जो मृदा अवनयन है, वो एक बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अब हम यहाँ देखें, जैसे इस इमेज के अंदर देखिए किस तरह से मिट्टी यहाँ से सारी कट के बाहर निकल रही है, तो यहाँ सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, हम ये इस पे कह सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि तो मेजर कॉजेज क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन के प्रमुख कारण क्या है, क्यों मिट्टी में अवनयन हो रहा है। तो उसके कारणों को हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला कारण है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कहता है इसको। मतलब होता है कि मिट्टी का कट के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। दूसरा है वाटर लॉगिंग, जिसको हम जल प्लावन कहते हैं। अगला है फर्टिलिटी डिक्लाइन, मृदा की उत्पादकता में कमी आना, उसका जो उपजाऊपन है उसमें कमी आना कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि। अगला डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होना। डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधों का विनाश होना। सैलिनिटी और अल्कलिनिटी, इसको हम कहते हैं क्षारीयता और लवणता की समस्या। फिर है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। नगरीकरण जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती जाती है। विशेष तौर पर नगर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है, इसमें सॉइल डिग्रेडेशन देखा जाता है। फ्लडिंग, जहां बाढ़ ज्यादा आती है वहां भी मिट्टी का विनाश होता है। ड्राउट, जहां सूखा पड़ता है वहां भी मिट्टी में अवनयन की जो विशेषता है वो देखी जाती है। सॉइल कंटेमिनेशन, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो मृदा का प्रदूषण भी कह सकते हैं, कि मिट्टी के अंदर कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एक फैक्ट्री है, वहां से निकले हुए केमिकल पदार्थ या कुछ ऐसी अवशिष्ट चीजें या शहरों से निकला हुआ कचरा, वो सब जमीन पर फेंक दिया जाता है। तो फिर उससे क्या होता है, वो मिट्टी जो वहां नीचे थी उस जमीन की, वो खराब हो जाती है। इसको हम सॉइल कंटेमिनेशन कहते हैं, या हम कहते हैं कि मिट्टी में अवांछित तत्वों का मिल जाना। मास मूवमेंट, यहाँ इसमें क्या होता है कि मृदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं से टूट कर दूसरे स्थान पर निकल जाता है, चला जाता है, इसको मास मूवमेंट। और लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें फिर कमी आना, वो लॉस हो तो अगर हो जाता है, तो मिट्टी में फिर कई सारी दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मृदा का अवनयन होता है। अब हम भारत में इनमें से कुछ प्रमुख कारण लेकर थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि भारत में इन कारकों की क्या सिचुएशंस है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सॉइल इरोजन से। लेकिन इससे पहले इस एक फैक्ट को समझिए आप, कि इंडिया फेसेस अ ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। भारत
मृदा अपर्दन या भूमि अपर्दन का, भूमि अवनयन का सबसे बड़ा अभी एक प्रॉब्लमेटिक देश बन गया है। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भारत के अंदर लगातार बढ़ रही है। हम यहाँ कह सकते हैं कि नियरली यानी कि लगभग 30% भारत का जो टोटल एरिया है उसकी जो मिट्टी है या भूमि है वो डिग्रेडेड, मतलब वो खराब हो चुकी है, सीधे सीधे कहें। और ऑलमोस्ट हम ये कहें कि भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनकी जो टोटल जमीन है उतना उतना पोर्शन भारत का मृदा अवनयन में चला गया है या वहां पर मिट्टी का डिग्रेडेशन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस प्रमुख कारणों में सबसे पहले जो जो रीजंस हैं भारत के अंदर कौन कौन से हैं। इससे पहले हमें पूरे वर्ल्ड के साथ में थोड़ा कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि विश्व में अभी हम देखें तो यहाँ देखिए ये जो कलर है, डार्क कलर जहां पर है, उसको आप देखिए, वहां वेरी डिग्रेडेड सॉइल है, वहां मिट्टी में बहुत ज्यादा अवनयन हो चुका है। और संयोग की बात है कि ये देखिए भारत का मैक्सिमम हिस्सा उस कंडीशन में दिखाया गया है इस मैप के अंदर। तो अब यहाँ देखें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा। अच्छा, दूसरा देखिए डिग्रेडेड सॉइल और स्टेबल सॉइल। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा रीजन है, पूरा भारत का रीजन। अब यहाँ देखिए ये ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो हिस्से हैं वहाँ डिग्रेडेशन ज्यादा देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। और भारत का ये पूरा रीजन देखिए आप। अब इसमें से आप इस मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ देखिए जो कलर अलग अलग शो हो रहे हैं वो ऐसे कलर शो कर, इन कलर से ये शो किया जा रहा है कि भारत में इन इन क्षेत्रों के अंदर जो सॉइल डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, वो बहुत तेज गति से हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा जो रीजन है, यहाँ देखिए ये पूरा रीजन है, यहाँ बीच बीच में सारे जो डॉट लगे हुए हैं वहां सारा सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। यानी कि मिट्टी की जो जो जौपन है उसमें कमी आ रही है कहीं ना कहीं, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ एक फैक्ट है, सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अकरिंग ऑन 147 मिलियन हेक्टर। 147 मिलियन हेक्टर भूमि जो है वो लगातार जिस पर सॉइल डिग्रेडेशन हो चुका है, मृदा अवनयन हो चुका है। और उसमें भी देखिए 94 मिलियन हेक्टर तो अपर्दन के कारण, जो वाटर अपर्दन है, जल अपर्दन जो है। 16 मिलियन हेक्टर एसिडिफिकेशन, अम्लीयता वहां पर ज्यादा हो गई है। 14 मिलियन हेक्टर जो है फ्लडिंग, बाढ़ की वजह से मृदा अवनयन हो गया। 9 मिलियन हेक्टर विंड इरोजन, पवन के द्वारा जो इरोजन हो रहा है। 6 मिलियन हेक्टर सैलिनिटी, खारापन जिसको हम कह सकते हैं। और 7 मिलियन हेक्टर ऐसी जमीन है जहाँ पे कई सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, वो सब कोई भी कारण हो लेकिन मिट्टी का अवनयन हो रहा है, ये एक फैक्ट है। अब हम यहाँ पर मृदा अपरदन की बात करेंगे कि ये सबसे बड़ा कारण है। भारत में सबसे ज्यादा समस्या मिट्टी अगर कोई फेस कर रही है तो वो सॉइल इरोजन की कर रही है। इसीलिए हम यहाँ पर देखें, फैक्ट है 1/4 यानी कि 1/4 भारत की मिट्टी अपरदन की समस्या से प्रभावित है। अब अपरदन का मतलब होता है, यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हो, किसी भी कारण से मिट्टी एक स्थान से अगर हट जाती है, वहां से अपरदन होके कट के या बह के या आगे दूसरी जगह पे चली जाती है, तो उसको हम अपरदन कहते हैं, इरोजन कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पानी से होता है, बहता हुआ पानी जब होता है तो वो सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन करता है। तो इस तरह से मिट्टी का यहाँ से बह जाना वो इरोजन कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और भारत में देखिए 1/4 भारत की मिट्टी इस समस्या से ग्रसित है, यानी कि मिट्टी एक स्थान से कट के किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसको क्रिपिंग डेथ ऑफ सॉइल कहते हैं, मतलब मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, जो धीरे धीरे आती है, पता नहीं चलता है, धीरे 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 मिट्टी वहां से कटती जाती है और बाहर निकल जाती है उस क्षेत्र से, इसलिए क्रिपिंग डेथ ऑफ सॉइल कहा जाता है। अब इस तरह की मिट्टी जहां से अपरदित हो रही है वो सबसे बड़े रीजन कौन से? बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर इस तरह की समस्या ज्यादा आ रही है। अगर हम नदी बेसिन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्मपुत्र है, कोसी, हुगली, गंगा, यमुना, चंबल, महानदी, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जहां पर ये समस्या बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है या ज्यादा होती है, कहने का मतलब ये है। अब हम अगर सॉइल इरोजन के कुछ कारण देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। और इसको फर्स्ट एनिमी ऑफ सॉइल कहा जाता है, मतलब मिट्टी का पहला दुश्मन, पहला शत्रु वो एग्रीकल्चर को माना जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो भाई बहुत जरूरी है, करना होता है। हाँ, करना होता है, हमारे लिए ये आवश्यक है, ये बात सही है। लेकिन इरोजन सबसे ज्यादा होता है वो एग्रीकल्चर की वजह से होता है। अब आप देखिए दुनिया भर में कितनी खेती होती होगी, और जब हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं, खेत में हल चला देते हैं, और वो हल जब चलता है तो वो क्या करता है, मिट्टी को बिखेर देता है। और फिर वो मिट्टी पानी और पवन या किसी भी जो उसके फैक्टर्स हैं बहाने वाले, उनके साथ आसानी से निकल जाती है। आपने देखा होगा जहाँ खेती नहीं होती है, जहाँ मतलब हल नहीं चलता है, वहां मिट्टी संगठित होती है।
वो इतनी आसानी से नहीं बहती है। लेकिन किसी खेत की मिट्टी आसानी से बह जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें हल चलता है और उसका संगठन मिट्टी का बहुत ढीला हो जाता है। तो इस वजह से ये जो जो एग्रीकल्चर है उसको मिट्टी का पहला दुश्मन माना गया, सबसे पहला शत्रु हम इसको कहते हैं, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा शत्रु उसका वो है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी हमें ये करना भी होगा, क्योंकि हमें खाना चाहिए, उसके लिए ये करना होगा। लेकिन उसके बचने के उपाय भी है। अब आगे हम देखें तो एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड ग्लेशियर और वेव्स। हम चाहे बहता हुआ पानी का काम हो, चाहे बहती हुई पवन, जब हवा चलती है तो वो भी मिट्टी को उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो ग्लेशियर है यानी कि हिमानियां, बर्फ की नदियां हैं, वो भी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। और वेव्स, समुद्र के किनारे पर लहरें आके टकराती है तो वो भी इरोजन करती है। इन सब की वजह से भारत में मिट्टी सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है या अपरदन हो रहा है। हैवी रेनफॉल, जितनी ज्यादा बारिश होगी मिट्टी उतनी ही ज्यादा कट के बह के उसके साथ में जाती है। फिर हैवी रेनफॉल होगा तो बाढ़ें आएंगी, और जितनी ज्यादा बाढ़, मिट्टी का उतना ही ज्यादा अपरदन। डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे जितने ज्यादा कटेंगे मिट्टी उतनी ही ज्यादा उसके साथ में अपरदन भी बढ़ता जाता है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों के ऊपर वाला हिस्सा जब एक साथ टूट के नीचे चला आता है उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो उसमें भी भारी मात्रा में मिट्टी डिस्प्लेस हो जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, ये मिट्टी अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट कट जाता है, फिर उसके अंदर वो खुदाई गुड़ाई कर ली जाती है तो वो मिट्टी फिर आसानी से वहां कट जाती है। अगर उसके ऊपर फॉरेस्ट होता तो उतनी आसानी से वो मिट्टी नहीं अपरदित होती है। फिर है स्टीप स्लोप, ढाल जितना ज्यादा तेज ढाल होगा तो बारिश का पानी तेज गति से नीचे आएगा, जितना ज्यादा ढाल उतनी मिट्टी का अपरदन ज्यादा होता है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब तो अनियंत्रित चराई। पशु क्या करते हैं, जितनी घास फूस ऊपर होती है, जितनी घास ज्यादा होती है मिट्टी नीचे दबी रहती है तो इरोजन नहीं होता, लेकिन घास खा जाते हैं पशु तो फिर मिट्टी बाहर आ जाती है और फिर उसका इरोजन होता है। प्लस पशुओं के जो पैर होते हैं वो भी जहां पड़ते हैं वहां मिट्टी को उखाड़ फेंकते हैं, तो मिट्टी का संगठन ढीला हो जाता है, तो उससे भी मिट्टी का इरोजन बहुत ज्यादा होता है। ओवर इरिगेशन, अगर आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो वो भी मिट्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। माइनिंग, जितना भी खनन कार्य होता है वो कहीं न कहीं ऊपर की मिट्टी को हटा के फिर नीचे की तरफ किया जाता है। फिर क्या, माइनिंग के नीचे की तरफ माइनिंग करने पर नीचे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो पत्थर कंकड़ वो सारे भी कहीं और फेंक दिए जाते हैं, तो उसके नीचे भी वो अच्छी मिट्टी दब जाती है, उससे भी मिट्टी जो है वो, और प्लस इरोजन तो होगा ही, क्योंकि आप मिट्टी अंदर से खोद के बाहर फेंक दोगे तो उसका संगठन बहुत ढीला है, प्लस वो नीचे थी अब ऊपर आ गई तो आसानी से पवन के द्वारा, पानी के द्वारा वो बह के निकल जाती है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके साथ भी जितने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी का अपरदन भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मृदा अपरदन है भारत के अंदर वो बहुत बड़ी समस्या भारत में वर्तमान में है। अब आप ये देखिए, पूरे विश्व का नक्शा है जिसमें हम सॉइल इरोजन को दिखाया गया। ये येलोइश और रेडिश कलर जहां भरा हुआ है वहां मतलब है सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब भारत में भी देखिए ज्यादातर येलोइश कलर है, इसका मतलब ये है कि 5 से 20% जो जो रीजन है वो सॉइल इरोजन की वजह से। और पूरा भारत देखिए आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इन क्षेत्रों में ये जो सॉइल का इरोजन है वो हो रहा है। और इससे मोटे तौर पर देखा जाए तो ज्यादा पॉपुलेशन के साथ ये कोरिलेट भी हो रहा है। आप देखिए इस पूरे रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर सॉइल इरोजन भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मानव एक्टिविटी बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उनको ज्यादा खाने को चाहिए, उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर होगी। तो वो ये सीधा सीधा कोरिलेशन यहाँ यहाँ अमेरिका में भी देखिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इस तरफ, ये रीजन में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ ब्राजील और ये अर्जेंटीना और ये जो रीजन है इसमें भी पॉपुलेशन ज्यादा है। इन सब जगहों पर पॉपुलेशन ज्यादा, अब जहां जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो रही वहां वहां सामान्यतः देखा जाता है कि वो जो इरोजन है वो भी ज्यादा बढ़ता बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी देखिए नदी जब बहती है तो बहता हुआ पानी क्या करता है, नदी के किनारों को इस तरह से अपरदित करता है। किनारे की जो अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, वो टूटती रहती है धीरे धीरे और फिर नदी के अंदर गिरती रहती है, इसको हम बैंक इरोजन कहते हैं, तटीय अपरदन। गुली इरोजन अवनलिका अपरदन कहलाता है। यहाँ पर देखिए नाले बन जाते हैं, कितनी अच्छी मिट्टी थी ये सारी बह के पानी के साथ बहकर निकल गई। फिर आप यहाँ देखिए, ये इस तरह से जब बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी की पूरी पूरी परत वहां से हट जाती है, और जब बारिश की बूंदें नीचे गिरती है तो वो जमीन से टकराती है और इसी वजह से, वो टकराने की वजह से भी मिट्टी कट जाती है। और फिर वो, और बारिश का बहता हुआ पानी आपने हमेशा देखा होगा वो बहुत ज्यादा गंदा सा नजर आता है, पीला पीला सा। कारण उसका ये है कि उसने सब मिट्टी का अपरदन किया है और फिर वो अपने साथ बहा के ले जाता है उसको। तो इस वजह से इसको शीट इरोजन कहा जाता है, इस तरह का जो अपरदन होता है उसको। और फिर बारिश ज्यादा होती तो पानी एक
नाली की तरह बहने लगता है, तो फिर ये इस तरह की इरोजन करता है, गुली इरोजन जिसको हम कहते हैं। एक और रिल इरोजन भी कहलाता है। रिल इरोजन का होता है, ये यही सिचुएशन है, लेकिन ये छोटे छोटी होती है। खेतों में आपने देखी होगी, छोटी छोटी नालियां बन जाती है बहुत ही कम बारिश की वजह से, तो उसको हम रिल इरोजन भी कहते हैं। और ये इस तरह से मास मूवमेंट है। देखिए इतना बड़ा हिस्सा मिट्टी का एक साथ टूट के नीचे गिर गया, तो इसको मास मूवमेंट भी हम कहते हैं। अब यहाँ भारत में देखिए कि किस किस ये इस तरह का कलर जहाँ भरा हुआ, वहाँ पवन ऊर्जा, विंड विंड पवन इरोजन ज्यादा होता है, विंड इरोजन जो है या पवन अपरदन ज्यादा हो रहा है। इस तरह के कलर यहाँ देखिए, ये बैरन या रॉकी है, स्टोनी वेस्टलैंड है। सैलिनिटी या अल्कलिनिटी, लवणता या क्षारीयता, ये जो कलर आपको जहां जहां भी दिख रहा है इस मैप के अंदर, देखिए वहां पर इस तरह की समस्या ज्यादा बढ़ रही है। ये इस पूरे रीजन में है, यहाँ पर है, ये पूरा रीजन भी सैलिनिटी अल्कलिनिटी से जुड़ा हुआ है। फिर अब वाटर लॉगिंग, ये कलर जहाँ भरा हुआ है, देखिए पूरा रीजन ये सब वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रसित है। ये यहाँ पर भी कुछ हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सा है, इस तरह से। तो ये सारी कुछ समस्या। और वाटर इरोजन, ये जो जहाँ जहाँ हो रहा है, ये पानी के द्वारा अपर्दन हो रहा है। देखिए इधर भी, यहाँ भी हो रहा है, ये पूरे रीजन में भी होता है। तो इस मैप में बड़ा स्पष्ट है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से जो जो मिट्टी संबंधी समस्याएं हैं वो दिखाई दे रही है। एक और समस्या है रेवाइंस, इसको हम बियर्ड भी कहते हैं या उत्खात भूमि कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। मतलब पानी इस तरह से इरोजन करता है कि जो जमीन है वो इतनी इस तरह से उबड़ खाबड़ हो जाती है, अनडुलेटिंग प्लेन हो जाता है, ऐसे उबड़ खाबड़ इस तरह से बिल्कुल। ये जमीन कुछ काम की नहीं रहती थी, क्योंकि यहाँ ना सड़क बना सकते, ना खेती कर सकते, ना घर बना सकते, ना कारखाना लगा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उत्खात भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी कहलाती है ये। तो इस तरह का जो इरोजन होता है उसको हम रेवाइंस भी कहते हैं। अब भारत के अंदर इस तरह की जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों में देखने को मिलती है। इस मैप से भी स्पष्ट है। सबसे बड़ा रीजन ये है जहाँ चंबल नदी बहती है। अब हम भारत के अंदर कह सकते हैं लगभग 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो इस तरह हो गई है, ऐसी इस तरह की मिट्टी है। अब ये कुछ काम की नहीं है, एक तरह से डिग्रेडेड लैंड है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मेजर रीजन है, पंजाब के अंदर व्यास नदी के आसपास चंबल नदी जो है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, इसके साथ ही इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे काली सिंध है, बनास है, मोरल है, गंभीर है राजस्थान में। ये बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर उत्खात भूमि पाई जाती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है। इसके अलावा भारत में माही नदी ये यहाँ पर है, साबरमती है, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां भी इस तरह की सिचुएशन यहाँ क्रिएट करती हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर ये उत्खात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ जिसको हम कहते हैं, चंबल के बीहड़ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये इस तरह की उबड़ खाबड़ जमीन रहती है, इस वजह से उनको बीहड़ कहा जाता है। तो ये जो भारत में समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में है। 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो इससे प्रभावित है भारत की। विंड इरोजन की बात करेंगे तो ये देखिए, जब तेज गति से हवाएं चलती हैं तो इस तरह से मिट्टी का वहां से उड़ उड़ के फिर आगे की तरफ चली जाती है, तो इसको हम विंड इरोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण तो ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े कण जमीन पर टकरा टकरा के, लुढ़क लुढ़क कर आगे चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहाँ एक जगह से उड़ के दूसरी जगह नीचे गिरते हैं, तो वहां वो गिरते हैं तो मिट्टी को तोड़ते रहते हैं, फिर वो आसानी से उड़ जाती है। और छोटे कण तो हवा में उड़ के हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं एक साथ ही। और अगर हम भारत में विंड इरोजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा विंड इरोजन भारत में कहाँ देखने को मिलता है, ये रीजन है। इस रीजन के अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान, पश्चिमी थार का मरुस्थल जिसको हम कहते हैं, दक्षिणी पंजाब है, हरियाणा है, पूरा वेस्टर्न राजस्थान है, ये पूरा रीजन, यहाँ विंड इरोजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नग्न जमीन है एक तरह से। और गर्मियों में जब लू पवन चलती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, इस इमेज में भी देख सकते हो मिट्टी किस तरह से अपर्दन होता है। अब ये चट्टान पूरी थी, लेकिन नीचे वाला हिस्सा मिट्टी ने पवन ने वहां से उड़ा दिया। इसी तरह से हम अगर हिमानी इरोजन की बात करेंगे तो ये बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां भी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, अपर्दन करती है। भारत में इस तरह की जो सिचुएशन है वो मूलतः जो वेस्टर्न हिमालय है उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इस तरह कई सारी हिमानियां वहां पर हैं और वो सारी मिट्टी का इरोजन अपर्दन करती है। दूसरा कोस्टल, तटीय अपरदन जिसको हम कहते हैं, और वो तटीय अपरदन जो है वो समुद्र से लहरें आती है और तट से टकराती है, फिर इस मिट्टी को पूरा तोड़ के वो लेके जाती है। इसी तरह से भारत में देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तट पर लहरें आके तट से टकराती है और इरोजन करती है। और ये ज्यादातर इरोजन जो हो रहा है वो बंगाल की खाड़ी के साथ जो तट है उसके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि अरब सागर वाला जो तट है वो थोड़ा स्टोनी है, तो वहां पर ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी वाला तट है, यानी कि पूर्वी जो तट है, उस पे इरोजन बहुत
बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ नदियों के ज्यादातर डेल्टा रीजन है, तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है। और भारत में सबसे ज्यादा तटीय पर्वतन पश्चिम बंगाल में होता है। एक मोटा मोटा अनुमान है कि पिछले 26 वर्षों में वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग 99 हेक्टर जमीन जो है, स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है, वो इरोजन हो गई तटवर्ती क्षेत्र से, और वो सारा मिट्टी कट के समुद्र में चली गई है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एक तरह से कोस्टल इरोजन वाला भी। अब इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वाटर इरोजन हो रहा है। ये पूरा हिस्सा जहाँ पर पानी से अपरदन ज्यादा हो रहा है, बीच बीच में पैच देखिए येलोइश ट्विन इरोजन के लिए मैंने अभी कहा आपको कि थार का जो डेजर्ट है वो ज्यादा जिम्मेदार है। वाटर लॉगिंग की समस्या को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो पूरा रीजन है इसमें वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सैलिनाइजेशन और अल्कलिनिटी सबसे बड़ा रीजन तो गुजरात में है इसका, क्योंकि वो कच्छ की रण वाला जो हिस्सा है उसको पूरे को हम देखें, बाकी भी कई सारे हिस्सों पे ये देखिए इस तरह का कलर है जहाँ नहरों से सिंचाई ज्यादा हो रही है। ये तो नेचुरल है हालांकि गुजरात वाला तो, लेकिन ये नहरों से सिंचाई की वजह से बढ़ रहा है सर, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो। फिर एसिडिफिकेशन देखिए, ये कलर है इसके लिए, ग्लेशियल ये कलर है इसके लिए, एंथ्रोपोजेनिक जो लाल पैच आपको कहीं कहीं नजर आ रहे हैं वो मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ किस किस तरह का इरोजन और बाकी समस्याएं ज्यादा आ रही है भारत के अंदर। अगला है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है खेतों में या किसी जमीन पर पानी भर जाना एक साथ, पूरा बाढ़ की तरह पानी एक साथ हो रहा। ऐसा क्यों होता है? एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई अगर हम करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो पानी नीचे सारा जमीन में रिसता रहता है और वाटर टेबल इतनी ऊपर आ जाती है कि फिर एक समय ऐसा आता है कि वो खेत सब कीचड़ और दलदल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। अभी ज्यादा इरिगेशन की वजह से हो सकता है, पानी की सीपेज की वजह से हो सकता है, बड़े बड़े बांध जो बनाए जाते हैं उनमें लगातार पानी टपकता रहता है, इस वजह से हो सकता है। नहरें जो बनाई जाती है वो भी लगातार टपकती रहती है तो सारे खेतों में पानी भर जाता है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये जो एक्सेसिव इरिगेशन या सीपेज हम कह सकते हैं, या पानी एक्सेस पानी किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ये अब ऐसी जमीन जब हो जाती है तो कीचड़ दलदल आ जाती है, सब यहाँ सड़ान मारने लग जाता है, सब कुछ सड़ने गलने लगता है, बदबू आने लग जाती है, पूरी मिट्टी तबाह हो जाती है एक तरह से। तो इसीलिए हमने यहाँ कहा एक्सेसिव इरिगेशन इन एरियाज विथ पुअर ड्रेनेज कोर्स। बहुत ज्यादा नदियां वहां पर होती नहीं है तो पानी सारा निकलता नहीं है, खेतों में ही भरा रहता है। तो ड्रेनेज कोजेज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। फिर मिट्टी के अंदर लवणता और क्षारीयता की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए एक अनुमान है कि 20,000 से 30,000 हेक्टर ऑफ इरिगेटेड लैंड आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिन। भारत में हर वर्ष 20,000 से 30,000 हेक्टर जमीन जो जो भूमि है वो इस समस्या से हर साल ग्रसित हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भारी समस्या है ये हमारे सामने वर्तमान में अगर देखें। अलग अलग रेफरेंसेस में इस तरह के जो डेटा है वो अलग अलग मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान तो ये लगा ही सकते हैं कि कितनी समस्या इस तरह से बढ़ रही है। इसी से जुड़ी हुई एक समस्या है सैलिनिटी और अल्कलिनिटी। अभी धीरे धीरे जैसे हम ज्यादा सिंचाई करेंगे वो बाढ़ का जो बांधों का जो पानी है वो सारा खेतों में जाता है, फिर वो सैलिनिटी सारी खेतों में चली जाती है। फिर धीरे 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 10-20 साल 30 साल के बाद में ये सिचुएशन नजर आती है। अब देखिए इस खेत की मिट्टी में सारा नमक आ गया, अब इस नमक में कोई फसल पैदा नहीं हो सकती है, तो हमेशा के लिए मिट्टी जो है वो खराब हो जाती है। अब इसका प्रमुख कारण अगर हम देखें तो इरिगेशन वाटर क्वालिटी, जिस पानी से सिंचाई हो रही थी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है। फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो सारा खाद इन खेतों में ही पड़ा रहता है तो वो भी इसको बढ़ाता है। प्लस टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, कौन सी इरिगेशन कर रहे हैं। अगर आप भारत में मूलतः फ्लड इरिगेशन किया जाता है, मतलब पूरे खेत पानी से भर दिया जाता है, तो उससे फिर ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी बढ़ती है और सैलिनिटी अल्कलिनिटी की समस्या भी बढ़ती है। लेकिन हम कुछ भी कहें दोनों ही सिचुएशन में मृदा का अवनयन हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए भारत के अंदर जो मुख्य बांध मेजर इरिगेशन जो हो रहा है वो ये जो आसमानी कलर आपको दिख रहा है इसमें मूलतः ज्यादा सिंचाई होती है, बड़े बड़े बांध है, लार्ज स्केल पर यहाँ इरिगेशन, तो यहाँ पर सैलिनिटी की समस्या भी बढ़ रही है। ये जो रेडिश कलर नजर आ रहा है वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, और जो जो कुएं वगैरह छोटे छोटे जो इरिगेशन के साधन होते हैं उनसे किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी समस्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करेंगे, इसको हम स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं या बुश फैलो एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि जंगल का एक हिस्सा काट के फिर उसको जला दिया जाता है, उसकी राख बना दी जाती है,
और फिर उस पर 2 से 5 साल तक खेती की जाती है और फिर उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है, उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह चला जाते हैं हम। तो उसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये देखिए, ये इस तस्वीर से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि क्या हादसा हो जाता है उस पूरे रीजन का। अब ये मिट्टी जो है, इस तरह का फॉरेस्ट होता है, मिट्टी कभी अपरदित नहीं होती, लेकिन अब ये मिट्टी आसानी से यहाँ से इरोजन इसका हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से मृदा में अवनयन आना। ये पूरी दुनिया में आप देखिए विश्व लेवल पर कहाँ कहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ होती है, उसमें से ये भारत का ये जो हिस्सा है, सेवन सिस्टर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। और इधर भी छुटपुट बहुत सारी जगहों पर होती है। इसमें आपको आप देखेंगे भारत में, तो ये देखिए पूरा सेवन सिस्टर वाला रीजन, ये पूरा रीजन है। यहाँ देखिए ये राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, ये मध्य प्रदेश। फिर यहाँ देखिए वेस्टर्न घाट और इन सब जगहों पर, इधर जो हिमालयन स्टेट है उनके अंदर भी इस तरह की खेती होती है। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे स्थानांतरित कृषि होती है, और फिर ये इस मिट्टी के लिए बहुत ही समस्या खड़ी हो जाती है। स्थानांतरित कृषि को दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो अक्सर क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम्स में, पूछा जाता है। तो मैं यहाँ कुछ देशों के नाम और उनमें इसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बता देता हूँ। लेडान कहते हैं इंडोनेशिया में, फिलीपींस में कैनगिन या चैनगिन, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंगिया, थाईलैंड में तमराई, श्रीलंका में चेना, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मजोले कहा जाता है। ये सारे नाम कंपटीशन एग्जाम्स में कहीं कहीं पूछे जाते हैं किस देश में क्या कहा जाता है। इसी तरह से भारत के विभिन्न स्टेट में भी इसका अलग अलग नाम है। जैसे हम सेवन सिस्टर में मुख्यतः कहते हैं जूम या जूमिंग शब्द आता है इसके लिए, या जूम शब्द भी आता है। बेसिकली जूम जो शब्द है, मेघालय में जूमिया एक कुछ लोगों का एक ग्रुप है, ट्राइब्स है एक, उनको कहते हैं जूमिया पॉपुलेशन कहा जाता है। तो जूमिया से वो शब्द बना है जूमिंग। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सारा जूम कहलाता है, और पूरे भारत में भी इसको जूम के नाम से ज्यादा ही पॉपुलर वर्ड है ये। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं, ओडिशा में इसको पामाडाबी, कामान या कोमान या ब्रिंगा कहा जाता है ओडिशा में। वेस्टर्न घाट के अंदर इसको कुमारी कहते हैं, ये वाला जो रीजन है इसमें कुमारी कहा जाता है। खील कहते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ये हिमाचल प्रदेश और इधर वाला जो रीजन है इसमें खील कहा जाता है। वालरा कहते हैं राजस्थान में, राजस्थान का मूलतः दक्षिण और जो जो हाड़ौती रीजन है उसके अंदर ये इस तरह की कृषि की जाती है। पुरुआ कहते हैं झारखंड के अंदर, ये जो रीजन है यहाँ पे पुरुआ। मध्य प्रदेश के अंदर बेवर और दहिया, ये जो नाम है मध्य प्रदेश में काफी पॉपुलर है। मणिपुर में इसको पामलो कहा जाता है, केरला में इसको ओनम या कहीं कहीं पोनम भी लिखा हुआ है कहा जाता है। अब दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़, मूलतः जो छत्तीस बस्तर जिला है वहां पे उसमें, और अंडमान निकोबार में भी दीपा ही कहते हैं इसको। ये अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम है। आप ध्यान रखिएगा इन नामों को, क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि किस राज्य में इसको क्या कहा जाता है। और ये भारत वाला पूरा रीजन आप देखेंगे तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि खेती कहाँ कहाँ वर्तमान में होती है। और यहाँ हमारा मुद्दा ये है कि ये खेती जहाँ कहीं भी होती है मिट्टी का ये असर होता है। अब भारत में देखिए आप 1.73 मिलियन हेक्टर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जाती है इतनी सारी जमीन, और उस सारी जमीन में मृदा अवनयन हो रहा है। एक एस्टिमेट ये भी है कि 6.23 लाख फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। इतने परिवार 6.23 लाख फैमिली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और इसमें से ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 90% से ज्यादा, और उसमें से भी अरुणाचल प्रदेश में ये खेती सबसे ज्यादा होती है, वहां सबसे ज्यादा एरिया उसमें कवर, सबसे ज्यादा मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अभी किसी स्टेट में चल रही है तो वो इसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही चल रही है। और ये जो जंगलों में आग लगने वाला जो किस्सा है अरुणाचल प्रदेश में, वो मैंने मेरी आंखों से भी देखा है। वहाँ एक जगह जीरो वैली, जब हम वहां गए थे तो वहाँ मतलब जंगल में हर कहीं से आग निकल रही है, अपने आप ही दिखाई देता है वो आपको। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की जो समस्या है। एक अनुमान ये भी है कि भारत का 0.59% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक्चुअली क्या है, डेटा तो हर रेफरेंस में अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मूल समस्या पर अगर हम जाएं तो बहुत बड़ी समस्या है। अगला है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डेजर्ट और ऑफ मेकिंग एन एरिया ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट। किसी तरह से मरुस्थलीकरण, जैसे अच्छी जमीन है इस पर ये रेत का जो विस्तार होता रहता है वो मानवीय गतिविधियों की वजह से वर्तमान में ज्यादा हो रहा है। नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन
नेचुरल तो खैर होगा, हाँ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से ये डेजर्टिफिकेशन बहुत तेज गति से वर्तमान में बढ़ रहा है। और भारत के अंदर भी मूलतः अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है भारत का, उसमें डेजर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हिस्से पे, कर्नाटक के बहुत बड़े हिस्से में डेजर्टिफिकेशन तेज गति से बढ़ रहा है। तो ये भी सॉइल डिग्रेडेशन का एक कारण है। इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटना, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें 1600 एकड़ फॉरेस्ट कट इन की साउथ कोकण वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये एक कोकण जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाला रीजन है, उसको आप देखिए 2014 में सैटेलाइट इमेज में, यहाँ देखिए पूरा फॉरेस्ट एरिया था, ये कुछ हिस्सा ही गायब, लेकिन 2018 में इतना बड़ा हिस्सा यहाँ से गायब हो गया, यानी कि वो काट दिया गया। ये सिचुएशन वहां पर रहती है। तो इस तरह से डिफोरेस्टेशन जितना ज्यादा हो, यहाँ से मिट्टी आसानी से कट जाएगी और वो इरोजन हो जाएगा उसका, और वो बह के कहीं और चली जाएगी, और फिर ये हिस्सा धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत हद तक अगर हम देखें तो। अगली समस्या है फ्लडिंग की। बाढ़ जहां पर आती है वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी का अवनयन होता है, और ये सिचुएशन आप देख सकते हो, इस कंडीशन को हम बाढ़ कहते हैं। बिहार की इमेज है ये। यहाँ देखिए जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, इन नदियों में बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, और इनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। इसके अलावा ही आप देखिए ये वेस्ट बंगाल के अंदर इधर ये पूरा तटीय क्षेत्र, जिसमें महानदी का डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा, इधर भी आप देखिए गुजरात की जो नदियां हैं, उनमें भी बाढ़ की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इन सारे रीजन में जहां बाढ़ ज्यादा आती है, वहां मिट्टी का अवनयन बहुत ज्यादा देखा जाता है। सीधा सीधा कोरिलेशन है कि जितनी ज्यादा बाढ़, मिट्टी का उतना ही ज्यादा अवनयन भी हमें देखने को मिलता है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि बाढ़ आती है तो फिर वो नवीन मिट्टी लेकर आती है, नवीन मिट्टी बिछाती है। तो ये दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। लेकिन आजकल क्या है, भूमि इतनी पॉल्यूटेड हो गई है, इतनी प्रदूषित हो गई है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल और खाद जो डाला गया है, फैक्ट्रियों का केमिकल, कारखानों का जो गंदा पानी, और वो सारा तो इतना मिट्टी में मिल गया। अब ये सारा पानी जो बह के आता है, अब उसमें अच्छी मिट्टी नहीं आती है, ये सारी दूसरी चीजें बह बह के आ रही है, और वो सारी जहाँ बाढ़ एरिया होता है वहां फिर वो जम जाती है और वहां की मिट्टी को प्रभावित कर रही है। ये एक समस्या वर्तमान में नई नई देखी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम कुछ फैक्ट्स पर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर लैंड भारत की हर साल बाढ़ आती है उस पर, ऐसा माना जाता है। मतलब एक ओवरऑल इतना एरिया है जो भारत में बाढ़ ग्रसित हो सकता है, नेशनल फ्लड कमीशन ऐसा कहता है। और इसमें से 18.6 मिलियन हेक्टेयर पर तो हर साल आता है, ये हर साल बाढ़ आती है, इसमें हर साल इफेक्टिव होता है वो जो हिस्सा है। सबसे बड़ी नदियां अगर आइडेंटिफाई करें फ्लड प्रोन एरिया में, तो वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा रिवर बेसिन, ये दोनों बड़ी नदियां हैं। ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ बाढ़ें ज्यादा आती है, जिसमें से क्योंकि इन दोनों नदियों में भारत का लगभग 60% पानी बहता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड सिचुएशन देखी जाती है। यहाँ बिहार के अंदर नदी है कोसी, उसको हम बिहार का शोक कहते हैं। अब वो नदी में हर साल बाढ़ आती है। इसी तरह से महानदी पर बांध, डैम बनाने के बाद में वो बाढ़ कम हो गई है, लेकिन उसको महानदी को भी पहले ओडिशा का शोक कहा जाता था। इसी तरह से दामोदर नदी पर भी बांध बना दिया गया, इससे पहले उसको वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये सारी जो जो कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं फ्लडिंग को मतलब जिम्मेदार है, फ्लडिंग उसके लिए जिम्मेदार है। और ये सारी जो नदियां हैं ये बहुत ज्यादा फ्लड के लिए जिम्मेदार मानी जाती है भारत के अंदर। इसके अलावा भी नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये ऐसी नदियां हैं जहां पे जिनकी वजह से भारत में बाढ़ आती है। एक और समस्या है ड्राउट, और इस मैप के अंदर ये ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं। अभी पूरा राजस्थान आप देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश और गुजरात का ये हिस्सा, महाराष्ट्र का ये हिस्सा, ये पूरा रीजन, तो यहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है, मतलब बारिश कम होती है। 2019 के अंदर देखें, भारत का 42% लैंड ऐसा था जो ड्राउट कंडीशन को शो कर रहा था। हर साल डेटा चेंज हो जाते हैं, लेकिन मतलब मैक्सिमम ऐसा हिस्सा है। और हम नॉर्मली तो ये कह सकते हैं कि कम से कम भारत के 30% से लेके ये 42% या आधा 30 से 50% हिस्सा भारत का हर साल अलग अलग सालों में वो ड्राउट की कंडीशन से गुजरता है। और जहाँ सूखा पड़ता है वहां फिर वो डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव भी खत्म हो जाते हैं, वेजिटेशन खत्म हो जाता है, मतलब पूरा इकोसिस्टम भी बदल जाता है एक तरह से अगर हम देखें। और भारत में आप देख सकते हो जहाँ रेड और येलोइश जो कलर्स हैं, और जो ये इस तरह का कलर है, वहां पर ये ज्यादा समस्या है, और जहाँ ग्रीन कलर है वहां ज्यादा समस्या नहीं है।
सॉइल कंटेमिनेशन या पॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ सीधा सीधा मतलब यह है कि मिट्टी जो नेचुरली मिट्टी होती है उसके अंदर अवांछित तत्व सारे केमिकल है, जहर है, इस तरह की जो चीजें आके मिल जाती है उसको हम सॉइल कंटेमिनेशन कहते हैं या सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। अब ये देखिए सारा किसी शहर का कचरा लाके यहाँ पर डाल दिया, अब ये नीचे की मिट्टी बिल्कुल खराब हो जाती है, खान खुदी और उसकी उसका मलबा फेंक दिया गया, नीचे की मिट्टी बिल्कुल खराब हो जाती है। फैक्ट्री और कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी और जो जो उनके केमिकल्स होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। तो देखिए अब ये मिट्टी का क्या असर हो गया, यहाँ देखिए मिट्टी का क्या असर हो गया, इसको हम सॉइल कंटेमिनेशन कहते हैं। अब इस मिट्टी से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और याद रहे मिट्टी क्या चीज है, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मिट्टी से ही सभी जीवों को खाना मिलता है। और हम लोग हमारे जो मानव है वो ये मिट्टी का इस तरह का हश्र कर देता है। अब यहाँ ध्यान रहे ये किसी पशु ने नहीं किया है, किसी जानवर बर्ड पक्षी इसने नहीं किया है, ये इंसान ने किया है। और इंसान इतना समझदार होने के बावजूद भी हमें इंसान को खाना देने वाली जो चीज है उसी को इतना पॉल्यूटेड कर दिया है उसने। तो ये कहीं ना कहीं ठीक स्थिति नहीं है, हम बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और अनंतगत वही होगा कि हमें खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, सोचने वाली बात है। अब ये सारी जो समस्या है भारत के अंदर, ये सारी समस्या विश्व में भी फेस की जा रही है। सॉइल का डिग्रेडेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 5 दिसंबर हर वर्ष वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। खैर एक दिन मना के हम जन जागरूकता तो फैला सकते हैं, लेकिन हमें मिट्टी के बारे में 365 दिन सोचना होगा। हर दिन हमें मिट्टी का कंजर्वेशन करना होगा। अगर मिट्टी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो हमारा जीवन भी लंबा चलता रहेगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किलें हमारे सामने आकर खड़ी होने वाली। और भारत और चाइना जैसे देश हैं, उन्होंने तो अगर मिट्टी की अनदेखी की, सॉइल डिग्रेडेशन की अनदेखी की, तो बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, क्योंकि इन देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कितना खाना इन इन देशों को चाहिए। और अगर इस तरह से मिट्टी का डिग्रेडेशन होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि खाना नहीं मिलेगा। और खाना नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सोचना होगा वर्ल्ड लेवल पर। तो इस वीडियो को हम अब यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ जो इस वीडियो से जुड़े हुए थे। किस प्रक्रिया को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा का प्रथम शत्रु किसे माना जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है? म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द।